हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखो, इकोनॉमिक्स का वेटेज आजकल एग्जाम में बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इकोनॉमिक्स का कोई भी बुक से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ ही यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी रामायण और महाभारत जोड़ देते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता यार। और फिर उससे क्या है, जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो हो जाते हैं बाहर, ठीक है, और जो बेकार सी चीज़ें हैं वो हम पढ़ के बैठ जाते हैं और उससे हमारा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में ख़राब होता है। लेकिन क्या है, इस वीडियो में हम आपको 30 से 40 मिनट में बहुत ही अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझाएंगे और पढ़ेंगे। इससे क्या है, आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई एग्ज़ाम है, उसमें क्या है भाई साहब, आपको 30-40 मिनट में इकोनॉमिक्स के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पक्के हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखो कि जो शब्द हैं, ठीक है, उनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, वहीं से निकलेगा कॉन्सेप्ट का पूरा मीनिंग। तो ग्रॉस का मतलब होता है भाई साहब कुल। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझा के रख दूंगा। तो ग्रॉस का मतलब होता है कुल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, एक विशिष्ट समय अवधि में, ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट समय अवधि से मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर। बाबू भैया, इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या होता है, देखो, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो भी हमारे देश की सीमा के अंदर, ठीक है, हमारी जो घरेलू सीमा है, 1 मिनट, देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, थोड़ा गंदा बना है लेकिन यार चल जाएगा, ठीक है। इसके चारों ओर ये समंदर भाई साहब, ठीक है। अब इसमें क्या है कि, ठीक है, ये है, ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ये हमारी समुद्र की, देखो ये है भौगोलिक सीमा, ये है हमारी, ठीक है, आर्थिक सीमा, ठीक है, घरेलू आर्थिक सीमा। ये क्या है कि यहाँ पे हम समंदर में भी मछली पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मैंगनीज के नोड्यूल जो हैं उनका खनन करते हैं समंदर से, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, घरेलू सीमा के अंदर आता है। तो इसमें क्या है भाई साहब कि एक साल के अंदर, ठीक है, ये साल कौन सा है, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल है वित्तीय साल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जितना भी भाई साहब माल उत्पादित होता है, ठीक है, और माल भी जो उत्पादित हुआ है उसका क्या है, अंतिम वस्तु, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, अंतिम वस्तुएं, देखो अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या है कि हमने भाई साहब क्या किया यहाँ पे, 1 केजी आटा भाई साहब, ठीक है, ये है हमारा आटा, ठीक है। अब हम आटे से क्या बनाएंगे भाई साहब, बनाएंगे, इससे बनेगा हमारा ब्रेड, ठीक है, ठीक है, और ये बेचेगा भाई साहब मार्केट में जाके, ठीक है। तो अब समझो, ठीक है, एक विशिष्ट समय अवधि में मतलब फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक देश की सीमाओं के अंदर, मतलब हमने बताया आपको ज्योग्राफिकल सीमा और हमारी जो समुद्र की सीमा है, ठीक है, उसे बोलते हैं घरेलू सीमा, ठीक है। उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मतलब फाइनल गुड्स, मतलब कि भाई साहब इसमें आटा नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें ब्रेड जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब सोचो अगर हमने इसमें 1 केजी जो आटा है इसको भी जोड़ दिया, ठीक है, और ब्रेड को भी जोड़ दिया, ठीक है, तो हमने इसे 2 बार जोड़ दिया। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो अंतिम वस्तु होती है फाइनल गुड्स, उसको ऐड करते हैं, ठीक है। सभी अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, इसका मतलब देखो, अब आपको ये समझ में आ गया। देखो यहाँ से ये समझ लो, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा इसको टाइम दो, ठीक है। विशिष्ट समयावधि में, ठीक है, घरेलू सीमाओं के अंदर अंतिम वस्तुओं की मौद्रिक मूल्य, ठीक है। अब 1 केजी ब्रेड का भाई साहब, अरे यार, ब्रेड केजी में तो नहीं बिकता है लेकिन पैकेट में बिकता है, ठीक है, माफ़ करिए, इसका प्राइस क्या है, ठीक है, इसका जो प्राइस जो है, इसी तरह हम सारी फाइनल जो गुड्स हैं उनका प्राइस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सीमा से मतलब क्या है इसका, देखो, वो हमने आपको बता दी भाई साहब कि सीमा क्या है, लेकिन फिर इसमें एक चीज़ और है, देखो, उत्पादन देश की घरेलू सीमाओं के भीतर होना चाहिए, भले ही उत्पादन कारक का मालिक कोई भी हो, ठीक है, ये जरूरी है। देखो, इसमें क्या है, अब ये हमारी जो हमने आपको बताई, ठीक है, सीमा, ठीक है, इसमें क्या है कि
उत्पादन जो इसी सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस फर्म का मालिक कौन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई भी विदेशी, यार मुझे विदेशी ब्रांड के ज़्यादा नाम पता नहीं है भाई साहब, फिर भी चलो कोई कार मान लेते हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ होगी, ठीक है। तो मर्सिडीज़, देखो इसका ऑनर कहाँ का है भाई, विदेश का है, लेकिन अगर बन रही है इंडिया में तो फिर ऐड किया जाएगा किसमें, हमारी सीमा के। टॉपिक है हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो है, ये सबसे ही समझो कि रियल मतलब वास्तविक है, और नॉमिनल मतलब कि नामित, मतलब नाम मात्र की है, ये असली में नहीं है। देखो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखो एक है रियल जीडीपी, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई साहब, देखो ये है वास्तविक। इसमें क्या है, हम एक बेस ईयर रखते हैं, ठीक है, एक साल को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं तुम हो आधार वर्ष, ठीक है। बेस ईयर मान ये चल रहा है अभी 2011 और 12। इसमें क्या है कि अब 2011 और 12 में जो 1 kg जो है चीनी का प्राइस क्या था भाई साहब, शुगर का प्राइस क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मानो ये था भाई साहब 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये प्राइस था 2011 में 1 किलो चीनी का, ठीक है। और आज चल रहा है 2024, तो हम कैसे रियल जीडीपी निकालेंगे, इसमें क्या है, और मानो कि 1 किलो चीनी ही पूरी साल में उत्पादित होती है, यही है जो कुछ जीडीपी उस टाइम यही थी 30, ठीक है। 30 रुपये जीडीपी थी, ठीक है। तो हम रियल जीडीपी आज कैसे निकालेंगे, तो आज हम क्या देखेंगे, ठीक है, प्राइस रखेंगे सेम, ठीक है। उस टाइम प्राइस क्या था 2011 में, क्या था 30 रुपये, ठीक है। 2011 का जो प्राइस है वो रखेंगे 30 रुपये, ठीक है। ले और 1 किलो चीनी तब उत्पादित हो रही थी 2011 में, 1 kg उत्पादित हो रही थी। आज 2024 में क्या है, हम लोग 2 kg उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइस रखेंगे सेम, तो कितना हो गया भाई साहब 60 रुपये, ठीक है। थोड़ी मैथ कमज़ोर है हमारी, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कितना हो गया 60 रुपये, ठीक है। अब देखो रियल जीडीपी क्या है, 60 रुपये है आजकल, ठीक है। ये क्या है रियल जीडीपी। देखो अब इसे एक बार और समझो, 2011 में चीनी का प्राइस क्या था 30 रुपये, और पूरी साल में हम मानते हैं कि केवल 1 किलो चीनी ही उत्पादित होती थी इंडिया में, समझ रहे हो। तो हमारी जीडीपी क्या थी 30 रुपये, उस टाइम जीडीपी क्या थी 30 रुपये। लेकिन आज क्या है, हम लोगों ने केवल 2 किलो चीनी ही उत्पादित करते हैं, और कुछ ही भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, केवल 2 kg चीनी ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो आज उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस 30 रुपये थे, उसी के अनुसार 2 किलो चीनी कितने रुपए की होगी, 60 रुपये की, ठीक है। क्या हो गई 60 रुपये की, तो इसे कहते हैं रियल जीडीपी। अब देखो अब नॉमिनल को पढ़ेंगे ना, तब समझो कि रियल और नॉमिनल है क्या, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा यार, इतने सरल तरीके से समझाया फिर भी नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब देखो अब पढ़ते हैं नॉमिनल वाली को, ठीक है। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी देखो, इसमें क्या है कि हम भाई साहब बेस ईयर को गोली मारो, ठीक है। उस टाइम प्राइस थी 30 रुपये, ठीक है, ठीक है 2011 में। और देखो प्रोडक्शन हम आज भी क्या कर रहे हैं, 2 kg चीनी का, ठीक है, ठीक है। लेकिन उस टाइम प्राइस क्या थे 30 रुपये, ठीक है। लेकिन आज क्या है भाई साहब, आज प्राइस हो गए हैं 40 रुपये। तो अब क्या हो रहा है कि 2 kg चीनी प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपये, ठीक है। 2 kg कितने की हुई 80। अब देखो ये समझा दें आपको, रियल जीडीपी में क्या था, प्राइस थे, एक बेस ईयर था, ठीक है। उसमें 2011 को बेस ईयर माना था, वही चल रहा है आजकल, ठीक है, अभी भी। तो उसमें क्या था कि 30 रुपये प्राइस था किसका, 1 kg शुगर का, और उस टाइम हम 1 किलो उत्पादित कर रहे थे, ठीक है। और फिर बाद में 2 kg किया तो 60 रुपये हो गए, प्राइस बिल्कुल सेम रखे। लेकिन इसमें क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि हम आज भी क्या कर रहे हैं, 2 kg उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, चीनी का। लेकिन प्राइस कितना हो गया बढ़ के 40 रुपये, ठीक है। आजकल प्राइस कितना हो गया 40 रुपये। तो 40 के हिसाब से भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 80 होगी हमारी जीडीपी, कितनी होगी 80 रुपये हमारी जीडीपी हो गई। देखो बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया। अब देखो वहाँ पे जीडीपी कितनी थी 60 रुपये हमारी, ठीक है। 2024 वाली जीडीपी कितनी है 60 रुपये। देखो अगर नहीं समझ पाए हो तो वापस जाके एक बार फिर से देख लो, ठीक है। तो कितनी 60 रुपये, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ गए इसीलिए जीडीपी कितनी हो गई है 80 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या है भाई साहब, इसमें क्या है देखो कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है इसमें। देखो इसका मतलब क्या है, इसे मतलब क्यों ज़रूरी क्यों है ये, कि इसे क्यों निकाल लो भाई साहब, क्यों निकाल रहे हैं हम रियल और नॉमिनल को, सीधे सीधे निकालो ना। देखो अब क्या है, अब चीनी सिर्फ पूरी
इकोनॉमी में क्या चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। पहले भी हो रहा था 2 kg इधर, 1 मिनट, पहले हो रहा था 1 किलो 2011 में, 2024 में हो गया 2 किलो, ठीक है, समझ गए। अब क्या हुआ कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस हो गया 40 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हम लोग बोल देंगे कि हमारी जीडीपी क्या हो गई है, 80 हो गई भाई साहब। क्या बोलेंगे हम, जीडीपी तुम्हारी 80 हो गई है, मतलब बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद तो भाई साहब 2 ही kg है, उत्पाद तो हमने कितना किया है 2 kg, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए हैं। अब सोचो प्राइस अगर 80 हो जाते तो ये 160 हो जाती, तो हम क्या बोलते कि हमारी जीडीपी क्या हो गई है, 160 हो गई है, हम गदर मचा के रख देते, ठीक है। हमें अब दुनिया में मतलब दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए। लेकिन ज़रूरी क्या है कि महंगाई नहीं बल्कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ठीक है। 2 kg से क्या है 3 kg होना चाहिए, 4 kg होना चाहिए। इसीलिए हम निकालते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी को। देखो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखो यार ये बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाया आपको। अब देखो ये बताता क्या है, रियल जीडीपी क्या इंडिकेट करता है, डेवलपमेंट को। अब डेवलपमेंट तो ये बता रहा है कि 2 kg पहले हो रहा था, ठीक है, अब 3 kg हो रहा है, तो फिर हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर क्या हो रहा है, केवल प्राइस बढ़ रहे हैं, तो फिर ये नॉमिनल वाला है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये सिर्फ नॉमिनल वैल्यू को, मतलब कि मात्रा को नहीं बताएगा, ठीक है, कि 2 से 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये भाई साहब आपको दिखाएगा कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 प्रोडक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ भाई इसमें क्या है, केवल नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो उतना ही है, यहाँ पे 2 ही kg रखा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्राइस बढ़ गया और जीडीपी बढ़ गई, इसीलिए देखो। तो इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग ऊपर रखते हैं नॉमिनल जीडीपी को, ठीक है, 80, कितना हो गया था हमारा नॉमिनल जीडीपी 80, भाई साहब 40 रुपये किलो चीनी मिल रही थी तो 80 हो गई। और बेस ईयर के हिसाब से कितना हो रहा था, ये 60, ठीक है। अब ये काट पीट के भाई देख रहे हैं ना, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर ये 100 से कम है, ठीक है, 100 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है कम हो गए हैं, ठीक है, महंगाई जो है कम हो गई है, मतलब समझ रहे हो कि मंदी टाइप की हो जाएगी, तो फिर समझ रहे हो प्राइस पहले से भी कम हो गए। और अगर 100 के बराबर है तो इसका मतलब कि प्राइस जो है सेम है। और 100 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ी है, ठीक है। 100 से अगर कम है तो कीमत इस तरह में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, ठीक है, गिरावट आई है। और 100 है तो मतलब सेम है, प्राइस बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो फिर महंगाई बढ़ी है, तो ये महंगाई को सूचित करता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अब देख लो ये क्या 80 है, ये 60 है, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी है हमारी, ठीक है। इसमें क्या प्राइस बढ़े हैं सिर्फ, और इसमें क्या है कि प्राइस बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो यार इसे समझा दिया हमने आपको अच्छे से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें क्या है कि कौन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई साहब जीडीपी से हमको जाना है कहाँ पे, ये लो जीडीपी से जाओ एनएनपी पे, ठीक है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस पे जाओ और ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें क्या है, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम। हमेशा यही निकालने को बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, इसमें क्या घटाएंगे क्या जोड़ेंगे। देखो तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिख लूँ थोड़ा। देखो सही है, ये जी मतलब क्या है, ग्रॉस, ऊपर बताया हमने आपको मतलब कुल, ठीक है। देखो यार इसे थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जी और डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक, ठीक है, ठीक है। और एक जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको मैंने ऊपर भी बताई थी, ठीक है, डोमेस्टिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये है ग्रॉस, ठीक है, ये है डोमेस्टिक, ठीक है। पहले इससे कन्वर्ट करना सीखते हैं ग्रॉस को। तो ग्रॉस से अगर हम नेट में जाएंगे, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है भाई साहब, इसका मतलब है बंधु कुल, ठीक है। और नेट का मतलब पता क्या है, इसका मतलब शुद्ध, ठीक है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध, ठीक है।
ये, और इसका मतलब क्या है, कुल। देखो इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है मूल्यह्रास, ठीक है, ठीक है, यह मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि पहले इसे समझो, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि देखो एक आपने खरीदी है बस, बंधु आपने खरीद ली एक बस, ठीक है। अब बस आपने चलाई है 20 साल, ठीक है, 20 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, इतने लंबे ड्राइवर कौन ही रहे हैं। देखो बस आपने चलाई है, 4 साल चला ली भाई साहब, ठीक है। अब यार इसका कुछ प्राइस भी तो कम हुआ ना, ठीक है। मानो ये खरीदी थी, देखो मैं बहुत छोटे छोटे सब वर्ड मतलब और नंबर यूज करूँगा, ठीक है। 20 रुपये की खरीदी आपने बस, ठीक है, मिलेगी तो नहीं लेकिन 20 रुपये की खरीदी है आपने, ठीक है। तो क्या हुआ, अब 20 रुपये की आपने बस खरीदी और आपने 4 साल चलाई है, तो यार इसका कुछ प्राइस कम होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ टूट फूट होगी कि नहीं होगी, बताओ। जो भी प्राइस कम होगा 1 साल में इसका, उसी वो इसका क्या होगा, मूल्यह्रास, इसका डेप्रिसिएशन होगा, क्या होगा, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो भी इसका 1 साल में प्राइस कम हुआ है वो क्या है, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखो जब भी हम क्रॉस यानी कि कुल से नेट यानी कि शुद्ध की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है भाई साहब, इसमें क्या है, कुल मतलब ग्रॉस है, ठीक है, मतलब पूरा 20 रुपये है, इसमें गाड़ी का पूरा प्राइस 20 रुपये है, ठीक है, पूरा क्या है 20 रुपये। लेकिन ये क्या है, नेट, ठीक है, ये शुद्ध है, इसमें कुछ टूट फूट होगी कि नहीं होगी, बताओ। अगर कोई बिल्डिंग बनाई है आपने भाई, उसका प्राइस थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा, टूट फूट होगी उसमें, नहीं होगी, ठीक है। जो भी टूट फूट होगी उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को निकाल दोगे तो क्या होगा, नेट यानी कि शुद्ध, ठीक है। तो ग्रॉस से अगर हम नेट यानी कि शुद्ध पे जाएंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हम जीडीपी पे थे, ठीक है, देखो किस पे थे हम, जीडीपी पे थे, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं भाई साहब, एक मिनट, एनडीपी, मतलब कि देखो भाई ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे हमने निकालना आपको सिखाया, जीडीपी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे तो हम पहुँच गए थे। अब हमने इसमें क्या किया, मूल्यह्रास को माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है, जी से हमने क्या किया भाई साहब, मूल्यह्रास को हटा दिया, ठीक है, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन हुआ उसको हटा दिया, तो हम किस पे आ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम किस पे आ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमको पहुंचना कहाँ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, समझ रहे हो, ये यही है नेशनल इनकम, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही है नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कहाँ पे आ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। अब अब बदलेंगे, देखो डोमेस्टिक को नेशनल से, देखो अब देखो डोमेस्टिक से हमें जाना है कहाँ पे, नेशनल पे, ठीक है। कहाँ जाना है हमको, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं अभी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब ये है डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे पहुँचना है तो क्या करना है, देखो इसको समझो, इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या होता है, देखो देखो ये है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये है डोमेस्टिक, ठीक है, और ये है नेशनल, इसमें क्या है, देखो अब ये है हमारा इंडिया, ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी विदेशी बंदा है, ठीक है, जो हमने क्या बोला था कि जो मर्सिडीज थी भाई साहब, ऊपर पड़ा था, मर्सिडीज जो प्रोडक्शन कहाँ पे कर रही है, इंडिया में, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी, लेकिन वो लेके कहाँ जाएगी भाई, प्रॉफिट को वो लेके जाएगी अपने देश में, ठीक है, लेके जाएगी अपने देश में, जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन एक मिनट, ये ठीक है, लेकिन ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। देखो समझो एक बार, हमने क्या पढ़ा ना डोमेस्टिक, कि जो भी हमारी घरेलू सीमा है उसमें चाहे विदेश वाला भाई साहब ये मर्सिडीज आके यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही, चाहे कोई भी कर रहा हो, ठीक है, हमारे देश में बन रहा है तो हमारा है, ठीक है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भाग है वो, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर नेशनल में जब पहुँचेंगे जाएंगे जब हम, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में, तो हमको ये मर्सिडीज जो लेके गई है ना भाई साहब, इसको हटाना होगा, ठीक है। और उसी तरह क्या है, हमारा टाटा भी तो है, ठीक है, हमारी टाटा की कार जो है भाई साहब बाहर बिक रही होंगी, ठीक है, तो वो लोग भी तो भाई साहब पैसा कमा रहे हैं, तो वो इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जुड़ेगा, ठीक है, जो टाटा बाहर कमा रही है वो इसमें जुड़ जाएगा,
ठीक है, और जो मर्सिडीज लेके जाएगी वो इसमें से निगेटिव हो जाएगा। इसको देखो बोलते क्या है, एक मिनट रुकिएगा, अब ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं हम कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो इसमें क्या है, अब ये भी एक बार समझ लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ठीक है। ये देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, समझ रहे हो। देखो वही हमने बताया आपको, ये भाई साहब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है, हमारी टाटा है जो पैसा लेके आ रही है, ठीक है। देखो ज़्यादा भीड़ मत करो इसमें, ठीक है, ज़्यादा बहुत सारी कंपनियां से, लेकिन हम केवल एक को एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, केवल टाटा ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, केवल टाटा कर रही है बाहर प्रोडक्शन और इधर से मर्सिडीज ले जा रही है, ठीक है। देखो तो अरे देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो टाटा लेके आ रही है वो किस में आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब क्या है कि जो इनकम है टू अब्रॉड मतलब बाहर के लिए जा रही है, जो मर्सिडीज लेके जा रही है, ठीक है, उसको नेगेटिव करना है। अब मानो कि टाटा लेके आ रही है 20 रुपये, ठीक है, मर्सिडीज लेके जा रही है कितना, 10 रुपये, ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी होगी, 20 में से 10 घटा दो भाई साहब 10, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है कि जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो इसमें क्या है, हम जोड़ देंगे 10 रुपये, ठीक है, जो हमारे टाटा 20 लेके आ रही थी और वो कितना मर्सिडीज 10 लेके जा रही थी, ठीक है, ठीक है, टाटा 20 ला रही थी तो मर्सिडीज 10 ले जा रही थी, तो 10 बचा, वो यही वाला 10 है, ठीक है, वो इसमें जोड़ देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, ये नेट है, ठीक है, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध का ही मतलब वही है, ठीक है, कि इसमें से जो इसमें से इसको घटा देंगे तो नेट आ जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव में ही रहती है हमेशा, क्योंकि क्या है कि हम लोग बाहर से कम कमा के लाते हैं, बाहर ज़्यादा जाता है, ठीक है, कंपनी जो है बहुत बहुत ज़्यादा, इतना प्रोडक्शन हम लोग नहीं करते हैं बाहर, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, ठीक है। देखो तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, एक मिनट, देखो इसे समझ लो, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ से अब समझ के बनाना, तो किसी को भी कहीं भी कन्वर्ट करवाना हो, ठीक है, तो बस यही देखना है। अब देखो अगर इससे रिवर्स भी बोले ना, कि इससे अगर इधर जाना है हमको, तो भाई साहब इसको प्लस कर देना डेप्रिसिएशन को, समझ रहे हो, और बोले यहाँ से यहाँ पे जाओ, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओ, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग कहाँ कहाँ पे आ गए, GDP से, ठीक है, हम कहाँ पे थे, NDP पे, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, अब हमने देखो एन को पहले बदल लिया था, अब डोमेस्टिक को नेशनल में बदल लिया और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट, ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट पे हम आ गए, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट्स पे हम आ गए। अब बचा है क्या, देखो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है बस, एक मिनट, देखो अब क्या करना है, बस हमने आपको क्या बताया था कि ये है मार्केट प्राइस, ठीक है, कोई भी, देखो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बताया था आपको कि जितनी वस्तुएं उनका अंतिम मूल्य, ठीक है, फाइनल गुड्स जो होती हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स होती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, उसको बोला जाता है GDP, ठीक है, एट MP। तो देखो इसमें क्या है, मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, अब ये क्या है, इसका मौद्रिक मूल्य, ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम को किस में कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये भी आपको बता दें हम, एक मिनट, देखो देखो एक मिनट रुकिएगा यार, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, देखो इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, क्या है, इसे बोलते हैं कारक लागत, ठीक है, इसे बोलते हैं कारक लागत,
देखो इसमें क्या है, देखो कारक क्या होते हैं, पूंजी, ठीक है। कारक क्या होते हैं पहले समझाते हैं आपको। देखो कारक क्या होते हैं कि कोई भी अगर हम फर्म चला रहे हैं, ठीक है, कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जरूरी तत्व होते हैं, जैसे कि पूंजी, ठीक है, लेबर, ठीक है, ठीक है, एक होता है पूंजी, ठीक है, एक होता है लेबर, ठीक है, अरे यार एक मिनट, ठीक है, एक होता है लेबर, ठीक है, दूसरा और बहुत सारे होते हैं, लैंड होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं कारक, ठीक है। तो इनके लिए जो भी हमें खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो हमने कोई कंपनी चालू की है, तो हमें क्या भाई साहब पूंजी भी लानी होगी, लेबर भी लाना होगा, लैंड भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी हम खर्चा करेंगे उसको बोलेंगे क्या, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर, कारक है, और इसे बोलते हैं, इनके लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसको बोलते हैं लागत, यानी कि कारक लागत। यार कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, एक मिनट को इसे और समझते हैं, एक मिनट को, अब वाइब्रेट वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक पैकेट ये ब्रेड बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसे बनाने के लिए भाई साहब हमें लेबर भी चाहिए होगी, ठीक है। जो लेबर के लिए हमने पैसा दिया, ठीक है, मान लो 1 रुपया दिया है, ठीक है, ठीक है, ये पूंजी भाई साहब हमने किसी से भी ली, उधार ली, कहीं से भी ली, 1 रुपये हमको देना पड़ेगा ब्याज, वो मान लो। ये भाई साहब लैंड, ठीक है, 1 रुपये के लिए हमने वो ली है, ठीक है, कहीं पे ब्रेड बनाएंगे ना, तो ठीक है। तो ये 3 रुपये क्या हुए हैं टोटल, ये हुई है कारक लागत, ठीक है, ये क्या हुई है, कारक लागत, ठीक है। तो इससे यार अब ये ब्रेड बेचने जाएगा, ठीक है, ये ब्रेड जाएगा बाजार में, 3 रुपये का ब्रेड बना था, ठीक है। और इसमें देखो बहुत चीज़ें हैं इसमें, कि आटा भी तो लिया होगा, वो इसी में ऐड कर लो, ठीक है। मानो 3 रुपये का बना है, ठीक है, ये कारक लागत है टोटल 3 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जो, अब आप मान लो आपने बनाया, आप प्रॉफिट भी लोगे, ठीक है, 1 रुपये आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है, सरकार टैक्स लेगी, सरकार ने टैक्स लिया, ठीक है। तो अब ये क्या बना के, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस बनेगा भाई साहब, अब ये बाज़ार में बेच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया, 3 1 4 1 5, ठीक है, ये 5 रुपये हो गए, ठीक है, क्या हो गए, 5 रुपये, ठीक है, कितने हो गए ये, 5 रुपये। तो अब मार्केट प्राइस से हमको अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको माइनस करना है। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या है, ये भी एक बार समझ लो। देखो इतना समझ लिया, फिर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, इसे समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक मिनट रुकिएगा। देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो भी, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि ये बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कराघात और करापात एक ही जगह होता है, ठीक है। तो इसका कर इसी बंदे को देना पड़ेगा, ठीक है, इसको जिस पे लगाया गया उसी को देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो कि जैसे आयकर है, ठीक है, आयकर है, अब आयकर किसको देना पड़ेगा, ये भाई जिस जो इनकम कर रहा है, मान लो आप हो, ठीक है, 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो इनकम टैक्स किसको देना पड़ेगा, आयकर तो तुम ही को देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आयकर तुम कहो कि नहीं भाई मेरे ससुराल वाले देंगे, ठीक है, या जिनको मैंने ये ज़मीन बेची है वो भरेंगे आयकर, मैं नहीं भरूँगा, ठीक है। आयकर तो तुम ही को भरना ही पड़ेगा। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि ये लगा किस पे है भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा, इसको क्या है कि जिस पे लगा है ज़रूरी नहीं वो भरे, ठीक है। इसका क्या है कि कराघात और करापात अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, एक ब्रेड का, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये फर्म जिसने बनाया, ठीक है, ठीक है, इसने बनाया, आपने बनाया, तो इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये उत्पादक को नहीं बल्कि कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, जैसे कि मैंने खरीदा और खाया, ठीक है, तो मुझको देना पड़ेगा ये, ठीक है, तुमको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दो, तो निकल के आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, समझ गए। तो मार्केट प्राइस से, देखो इसको रट लो एकदम, मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें निगेटिव करना होगा, ठीक है, उसको घटाना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं ना, तो फैक्टर कॉस्ट पे यहाँ पे कोई टैक्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन मार्केट में अगर जाएगा तो टैक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पूरा सफ़र कवर कर लिया है, ठीक है, पहुंच गए हम काम कहाँ पे, एक मिनट देखो हम लोग कहाँ से थे, जीडीपी से चले थे, ठीक, जीडीपी एट एमपी से चले थे, ठीक है, एट एमपी मतलब क्या, मार्केट प्राइस। अब हम लोगों ने ग्रॉस से देखो, हाँ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस से हम लोग नेट पे आए, ठीक है, कैसे, कुल से शुद्ध पे कैसे आए, डेप्रिसिएशन को घटाया, ठीक है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे कैसे आए, हमने क्या किया, नफीता बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको निगेटिव किया, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, उसको निगेटिव किया, ठीक है, और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आए, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये ठीक है। तो हम लोग अब किस पे आ गए हैं, देखो जीडीपी से चले थे भाई साहब, जी से एन और डी से पे हम एन पे पहुँचे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि हम आ गए हैं नेशनल इनकम पे, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो, अब किसी को भी बदलना हो तो यहाँ से ये है, ठीक है, चार्ट यहाँ से बदल लो और कर लो, ठीक है, यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से अब कर सकते हो तुम, ठीक है। अब पढ़ते हैं, नया चैप्टर है हमारा, एक मिनट थोड़ा इसको हटा दें, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको यार कहीं भी इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो नया चैप्टर है हमारा, मनी एंड बैंकिंग। देखो इसमें क्या है, देखो मनी का काम क्या होता है भाई, पैसा जो है क्या क्या करता है, देखो पैसा का फंक्शन क्या है, काम क्या है, देखो हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है कि अब आपके पास चावल थे, ठीक है, और मेरे पास है गेहूँ, ठीक है, अब हम लोग यार आपस में कैसे बदलेंगे बताओ, ठीक है, इनका इनका मूल्य अलग है, इनका मूल्य अलग है, ठीक है, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी अलग है, इसकी ज़रूरत अलग है, तो इसके लिए क्या है, पैसा क्या है, ठीक है, पैसा क्या है, क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, क्या बन जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, पैसा कि देखो इसका प्राइस कितना है, मान लो 5 रुपये, इसका 4 रुपये, तो देखो भाई तुम मुझे 4 रुपये दो, ठीक है, मैं तुम्हें 5 दूंगा, ठीक है, जो भी हो, और बदल लेंगे आपस में, ठीक है, गेहूँ और चावल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मार्केट में बेच आते हैं, ये भी बेच आते हैं, तो एक्सचेंज हो जाती है, वैल्यू को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक मिनट रुकिएगा, मेजर ऑफ वैल्यू, देखो ये बताए दे रहे हैं बस आपको, ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन समझ लो इसमें क्या है, देखो बिल्कुल सेम चीज़ है कि देखो अब ये चावल है, ठीक है, ठीक है, और ये है गेहूँ, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू कितनी है और इनकी कितनी है, अगर हम 1 किलो, देखो ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, तो हम यार इसकी वैल्यू को कैसे समझेंगे, ठीक है, कि ये 5 रुपये है, ये 4 रुपये है, तो इनकी वैल्यू 5 रुपये है, इनकी 4 रुपये है, तो देख वैल्यू भी मेज़र करते हैं इससे, ठीक है। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने मनी पढ़ा, अब मनी सप्लाई पढ़ते हैं। देखो ये ज़रूरी है टॉपिक यहाँ पे, मनी सप्लाई, ठीक है, ये आगे काम आएगा। देखो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, देखो मनी सप्लाई को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखो मानो, देखो हमेशा एग्जाम्पल बहुत छोटा रखो, देखो ये है पूरा इकोनॉमी, इसमें सिर्फ हम और आप हैं, ठीक है, हम और आप हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो भी पैसा है, ठीक है, हम कैसे नापेंगे इसको, ठीक है, मानो कि आज अभी तारीख है, आज के दिन पैसा कितना है, 5 रुपये है टोटल इकोनॉमी में, ठीक है, 5 रुपये है, ठीक है, तो यार इसे हम साल भर में नहीं नापेंगे कि 1 जनवरी से लेके पूरा 31 दिसंबर तक, या ठीक है कि कितना पैसा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मिनट देखो, और ये क्या है, ये तारीख, ये आज की तारीख पे, ठीक है, आज की तारीख कितना, 5 रुपये, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, और ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ठीक है, लंबी समय, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक, मनी का स्टॉक क्या होता है, मनी सप्लाई जो होती है वो एक स्टॉक होता है, और स्टॉक क्या होते हैं, वो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको नापा जाता है, ठीक है, स्टॉक को क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है, समझ गए आप, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, ये एक स्टॉक है, ठीक है, किसका, पैसे का, और इसे कैसे नापा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे, ना कि पीरियड ऑफ टाइम पे, समझ गए, कि आज हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये, तो हमारे पास कितना स्टॉक है मनी का, 5, कितना है, 5, ना कि ये पूरी साल में मापेंगे कि कितना पैसा है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। टोटल स्टॉक जो रुपए का आम जनता के पास जो है उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। अब मनी सप्लाई होता क्या है, समझ गए हो,
कि वो स्टॉक है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाता है, लेकिन जो भी टोटल पैसा है जनता के पास जितना भी है, मतलब जनता यहाँ पे हम ही तुम लोग थे, ठीक है, कितना टोटल 5 रुपये था, तो सप्लाई किया था 5 रुपये, ठीक है, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कितना था 5 रुपये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब देखो, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखो आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब है, देखो ये हिंटन यंग आयोग जो था उसकी अनुशंसा पे बना था 1935 में, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, सेंट्रल बैंक है, इसका फंक्शन क्या है, तो करेंसी जारी करता है, ये बैंकों का बैंक है। देखो जितने भी बैंक हैं इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन कौन लेके आता है, आरबीआई, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक होता है, गवर्नमेंट का ये बैंक होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को लोन देता है, ठीक है, और उसको पैसे देता है, ठीक है। और क्या है, मनी कंट्रोलर और क्रेडिट क्रिएशन। देखो मनी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, मनी सप्लाई, ठीक है, जनता के पास कितना पैसा, कि भाई कितना रहना चाहिए, ठीक है, कम करे या बढ़ाए, ये सब काम कौन करता है, ये आरबीआई करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्यों भाई महंगाई को कंट्रोल किया जा सकती है, ठीक है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये क्या है कि बैंकों का बिल्कुल जब कोई भी उनको लोन नहीं देता है तो लास्ट में किसके पास जाती हैं, आरबीआई के पास, ठीक है। और आपको लोन नहीं दे सकती है, ठीक है, ये बैंक को दे सकती है, आपको नहीं दे सकती, ठीक है। फॉरेन करेंसी और सिक्योरिटी को रखना, इसमें क्या है कि जो भी फॉरेन करेंसी है, ठीक है, उसको कौन रखता है, उसको रखता है आरबीआई अपने पास, ठीक है। अभी हमारा कितना है, $700 बिलियन के आसपास है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं, क्या एक बहुत ज़रूरी काम है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, ठीक है। अब मौद्रिक नीति क्या होती है, वही काम है, देखो कि इकोनॉमी में हम और आप थे, ठीक है, तो कैसे पैसा कितना रहना चाहिए, ठीक है, कब इसे कम करना चाहिए, कब इसे बढ़ाना चाहिए, ये सब नीति कौन लेके आएगा, ठीक है, आरबीआई, और इसी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति, ठीक है। अब देखो इसके एक करता कैसे है, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, अब देखो आरबीआई कैसे पैसे को, ये देखो ये है, ठीक है, इतने ये है इकोनॉमी। अब आरबीआई कैसे, कब इसमें पैसे को चाहे इसमें भर देता है, ठीक है, ये देखो अंदर कर दिया और जब मन किया तब इसे बाहर निकाल लिया। इसके लिए कुछ तो तरीके होंगे ना उसको, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं उपाय, ठीक है। अब देखो एक हो गया मात्रात्मक उपाय, एक होता है गुणात्मक। देखो इसमें मात्रात्मक, देखो शब्दों से समझो, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखो ये क्या है, ये मात्रा को चेंज करते हैं, ठीक है, एकदम पैसे 5 रुपये थे, ठीक है, हम आप थे यहाँ पे 5 रुपये थे, तो इसमें क्या होगी, मात्रा को चेंज करेगी, ठीक है, कि एक बाहर निकाल लेगी तो रह जाएंगे अंदर 4, ठीक है, बढ़ाने होंगे तो बढ़ा दिए, कितने हो गए 6, ठीक है, तो इसमें मात्रा में चेंज होगा, ठीक है। और गुणात्मक में क्या है कि इसमें वो सीधे इसमें वैल्यू में चेंज नहीं होगा, मात्रा में कम चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वो एकदम नैतिक तरीके से नहीं बोलते कि कुछ नैतिक नियम चालू करेगा, ठीक है, जिससे कि मुद्रा व्यवस्था को ठीक किया जा सके, ठीक है, कुछ नैतिक मूल्य और नैतिक निर्देश जारी करता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, नैतिक निर्देश जारी करेगा, ठीक है। अब देखो ये इतना इफेक्टिव नहीं, ये लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए ये इफेक्टिव है, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और शॉर्ट टाइम में यही काम करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, हम आपको समझा देते हैं। देखो पहले किसे समझो कि ज़रूरत क्यों है इसकी, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि इसके उपाय क्या है, उपाय बाद में, पहले देखो ज़रूरी। देखो अब मनी, ये है मनी सप्लाई, ठीक है, अब ये है पूरा क्या, मार्केट भाई साहब, ठीक है, ये है मार्केट, ठीक है, यहाँ से समझो, देखो मार्केट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रहा आरबीआई हमारा, ठीक है, सबका बैंकों का माई बाप है आरबीआई, ये रहा, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये मार्केट में देखेगा कि देखो ये है मार्केट मानो, ठीक है, यहाँ पे इतने, ठीक है। अब ये क्या देखेगा कि भाई साहब प्राइस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, देखो महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं यहाँ पे, इनके पास भर भर के पैसा है, ठीक है, हम और आप थे, ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हो गए सबके पास 10-10 रुपये हो गए भाई साहब, ठीक है, कितने हो गए, 10-10 रुपये हो गए, ठीक है, टोटल हो गए 20 रुपये, हमारे पास, हम और आपके पास हो गए 20 रुपये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका खर्चा, क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ये लोग वो भी खरीदेंगे, जो ज़रूरी नहीं वो भी खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन तो भाई लिमिटेड है, ठीक है। अब देखो, अब ब्रेड का पैकेट वो हमने स्टार्टिंग में आपने बनाया था, अब एक ही ब्रेड का पैकेट है ये, ठीक है,
ठीक है। इसके प्राइस कितने थे? 5 रुपये, ठीक है। अभी तक हम लोग के पास 5 ही रुपये थे टोटल, ठीक है। तो इसे खरीदने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब क्या है, अपने पास 10-10 रुपये हैं। अब एक ही ब्रेड है भाई साहब, हम भी खरीदेंगे, आप भी खरीदोगे बढ़ बढ़ के, ठीक है। तो इससे क्या है, इसके प्राइस, ठीक है, 5 रुपये थे, ठीक है। हम भी खरीदेंगे, आप भी खरीदेंगे। अब क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी भाई साहब, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है। अब आप यार इसके मालिक थे, अब आप इसकी प्राइस बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है और हम भी कहेंगे भाई हम 6 रुपये में खरीदेंगे, अब आप कहोगे हम 7 में खरीदेंगे। तो ये क्या है, इससे बढ़ती है महंगाई। लोग क्या है, पैसा आता है लोगों के पास तो वो उसको करते हैं खर्च, ठीक है, बाहर निकल के ले जाते हैं और खर्च करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो क्या होगा कि बढ़ेगी महंगाई। तो उससे क्या होगा भाई साहब, महंगाई बढ़ेगी। अब आरबीआई क्या करेगा? अब देखो महंगाई बढ़ रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं उनको तो छूते रह जाएंगे, उनको मिल ही नहीं पाएगा। तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब किसी के पास कम पैसे हैं वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे इस ब्रेड के पैकेट को, ठीक है, हम और आप खाएंगे बैठ के, तो ये गलत बात है। तो आरबीआई को क्या करना है कि अब पैसे को इकोनॉमी से बाहर खींचना है, ठीक है, अपने पास बुलाना है इस पैसे को। जो पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया ना 20 रुपये, इसको बुलाना है अपने पास जा, जो कि अगर देखो अब क्या है, यहाँ पे पैसा हो जाएगा कम, अब पैसे रह जाएंगे 10, ठीक है। तो डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो महंगाई फिर से कम होने लगेगी। तो अब आरबीआई पैसा कम करेगा, ठीक है। अब देखो इसके उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि क्या होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है। अब ये सिचुएशन बना है। अब देखो दूसरी सिचुएशन क्या है कि अपने पास 5 रुपये थे, ठीक है, लेकिन एक मिनट को, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि अब आरबीआई चाहता है कि थोड़ा मार्केट में मांग बढ़े, ठीक है, डिमांड बढ़े, थोड़ी डिमांड बढ़े, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा है खूब, लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में, पैसे हैं नहीं। तो आरबीआई क्या करेगा कि इसमें क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, पैसे जो है डाल देगा अंदर, ठीक है। पैसे क्या करेगा, अंदर डाल देगा, लो पैसे लो और खर्च करो, जो कि जो गुड्स हैं उनका क्या है, यूज़ कंजप्शन बढ़े और डिमांड जो है बढ़े, ठीक है। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या, अभी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, पैसे खूब थे भर भर के अपने पास। अब क्या है, पैसे हो गए कम भाई साहब, क्या हो गए, पैसे रह गए कम अपने पास, तो अपन लोग डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो मार्केट कैसे चलेगा भाई? डिमांड तो ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है और खर्च हो पाएगा। तो इसलिए आरबीआई क्या पैसे बढ़ाएगा, इसमें क्या करेगा, पैसे ये लो भर भर के डाल देगा, पैसे ये लो, पैसे लो और खर्च करो, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि आरबीआई ये काम करता क्यों है, कि कभी कभी पैसे कम करने होते हैं, कभी उसे बढ़ाने होते हैं, क्यों करने होते हैं आप समझ गए होंगे। देखो इसके उपाय क्या हैं, देखो इसके उपाय हैं, इधर पर यहाँ पे बताते हैं आपको। सी, एक मिनट, बहुत बड़ी सी बन गई भाई ये तो, देखो CRR, ठीक है। देखो ये क्या है, देखो समझो इसको, CRR क्या है कि अब ये है बैंक, ठीक है, ये है बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या है भाई साहब कि इस बैंक के पास हमने और आपने अपने पैसे जो थे क्या किए, जमा किए आके, कि ये लो हमारे पैसे, ये लो हमारे पैसे, जमा कर दिए हमने अपने पैसे इसके पास, ठीक है। कितने थे भाई साहब, 5 रुपये और 5 रुपये हमने किए यहाँ पे जमा, ठीक है। तो ये 5 रुपये बैंक लेगा, ठीक है, टोटल हो गए इसके पास 10 रुपये पहुँचे, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहता है कि ये 10 रुपये जो हैं आपके पास टोटल आए हैं, ठीक है, इनका कुछ परसेंटेज पैसा जो है आप लोग मेरे पास रखोगे आके, ठीक है। क्या करोगे, अभी 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से क्या करो, जो आपके पास पहुँचे हैं, ठीक है, उनको क्या करो, मेरे पास रखो आके। ये 10 रुपये जो आपके पास पहुँचे हैं, ये बैंक, ये 10 रुपये जो आपके पास पहुँच गए हैं, इनको रख दो मेरे पास, क्या करो, मेरे पास रख दो, ठीक है। अरे सॉरी, 10 को नहीं रखना है भाई, 10 का कुछ परसेंटेज रखना है, कितना, मान लो 1 रुपया रख दो मेरे पास, जो भी आपके पास लोगों ने जमा किया है, ठीक है, उसका 1 रुपया किसके पास रख दो, मेरे पास, ठीक है। और इसका भी हम आपको ब्याज नहीं देंगे, ठीक है, ये हम अपने पास रखेंगे लेकिन हम आपको ब्याज नहीं देंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसे ना कैश में ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि आपको, हमने और आपने क्या किए थे, 5-5 रुपये जमा किए थे, तो 10 रुपये का 1 रुपया जो है आप मेरे पास जमा करवाओगे, और वो भी कैश में। ये नहीं कि 1 रुपये का गोल्ड रख दो, नहीं भाई, गोल्ड नहीं रख सकते, पैसा ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्यों रखवाता है आरबीआई, देखो इसको भी बता दें आपको। देखो आरबीआई जो भी करता है इसीलिए करता है क्योंकि मौद्रिक नीति, मतलब कि पैसे को उसे मार्केट में भेजना है और निकालना है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। क्यों करना है वो हमने आपको बताया। और CRR क्या करता है, देखो इसमें क्या है, देखो
अब बैंक के पास आए थे 10 रुपये हमारे वाले और आपके वाले, ठीक है। उसका क्या करेगी बैंक, भाई साहब ये है कोई दूसरा बंदा, ठीक है, ये तीसरा बंदा मान लो 3, ठीक है, ये 3 आया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 जो है इसको चाहिए भाई साहब लोन, क्या चाहिए इसको चाहिए लोन, ठीक है। अब ये है बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास 10 रुपये अपन लोगों ने जमा किए और पैसा है ही नहीं, केवल ये 10 रुपये हम लोगों ने जमा किए और इस बंदे को चाहिए लोन बेटा, क्या चाहिए इसको बंधु चाहिए लोन। अब ये जाएगा इसके पास, ठीक है, जाएगा और भाई 10 रुपये का लोन ले लेगा, ठीक है, ले लेगा कि नहीं ले लेगा बताओ, ठीक है। और फिर से ये पैसा आ जाएगा मार्केट में कि भाई ये बंदा 3 जो है यार अपनी लड़की की शादी करेगा, ठीक है, अपनी शादी करेगा, कपड़े खरीदेगा, कुछ तो करेगा ना, इसका मकान बनाएगा, तो वापस पैसा कहाँ आ जाएगा, मार्केट में ही आ जाएगा, बोलो पैसा तो मार्केट में आ जाएगा। तो फिर ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। अगर मार्केट में ही आ जाएगा तो फिर ये महंगाई बढ़ेगी। तो भाई आरबीआई क्या करता है कि 1 रुपया भाई साहब हमको दो, ठीक है, ये 1 रुपया किसको दो, ये 1 रुपया जो है 10 में से ये बेटा रख दो हमारे पास, ठीक है, ये लॉक करके रख लूँगा मैं, ठीक है। अब इसका तुम लोन नहीं दे सकते, अब कितना दे सकते हो 9 रुपये का, अब तुम लोन दे सकते हो केवल 9 रुपये का। तो इकोनॉमी से क्या हुआ भाई साहब, पैसा कम हुआ। अब देखो जितना सीआर बढ़ेगा, ठीक है, अब सोचो सीआरआर इसने 2 कर दिया तो लोन के लिए बचेगा 8 पैसा, मार्केट में अब कितना आएगा 8 रुपया, बोलो, ठीक है। अभी बैंक के पास 9 रुपये थे तो बैंक पूरा 9 रुपये का लोन दे रहा था और मार्केट में आ रहा था 9 रुपया, लेकिन भाई साहब आरबीआई ने क्या किया कि सीआरआर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया 5। अब 5 रुपये तो यहाँ लॉक हो गए, बचे 5 रुपये। अब 5 रुपये का 3 लोन लेगा, वो खर्च करेगा तो मार्केट में आ पाएंगे 5 रुपये अब, ठीक है। तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो गया, बताओ क्या हो गया, मनी फ्लो कम हो गया। तो आरबीआई क्या कर रहा था, मनी फ्लो, देखो आरबीआई जो भी करता है मनी फ्लो कम करने के लिए करता है या उसे बढ़ाने के लिए करता है। तो सीआरआर अब समझ गए आप, ठीक है। अब सीआरआर को कैश में ही रख सकते हो, ठीक है, कैश में रख, और रखेंगे किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई अपने पास रखेगा लॉक करके एकदम कैश में, ठीक है, गोल्ड में नहीं रख सकते इसको, और ना ही इसे सिक्योरिटी में रख सकते हो, वो प्रतिभूतियाँ होती हैं, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है, सीआरआर और एसएलआर, इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है आप लोग, ठीक है। चलो अब एसएलआर पढ़ते हैं। देखो एसएलआर में क्या है कि ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बैंक, ठीक है, ये जो है पैसा जो भी हम लोगों ने जमा किया है उसका एक अनुपात जो है बैंक को क्या है, अब हम लोगों ने 10 रुपये जमा किए थे, ठीक है, तो आरबीआई बोलेगा भाई साहब कि 2% है जो इसका, ठीक है, क्या करो अपने पास रखो, ठीक है, इसका क्या है आप लोन नहीं दे सकते। सीआरआर आरबीआई के पास रखना था, ठीक है, सीआरआर को क्या है आरबीआई के पास रखो जाके। एसएलआर को क्या है आप अपने पास जो है, अब देखो अब मान लो 2 रुपये जो है आपको रखना होगा एसएलआर, ठीक है। अब 10 रुपये का 1 रुपया रख लिया भाई साहब सीआरआर, ठीक है, और 2 रुपया रखना है एसएलआर, ठीक है, एसएलआर, ठीक है, एसएलआर रखना है। ये क्या है बैंक को अपने पास रखना है, क्या करना है बैंक को अपने पास रखना है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, एसएलआर में क्या होता है कि इसे भाई साहब आप कैश में भी रख सकते हो, ठीक है, इसे आप गोल्ड में भी रख सकते हो, ठीक है, और इसे आप प्रतिभूतियों में भी रख सकते हो। तो प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं कि जैसी गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ मान लो क्या है, देखो जैसे ये बॉन्ड पेपर होते हैं, ये है बॉन्ड पेपर, ये है, ठीक है, इसका मूल्य क्या है भाई साहब 10 रुपये, ठीक है। एक कंपनी है उसने एक बॉन्ड जारी किया है, उसका कितना रखा है प्राइस 10 रुपये, ठीक है, क्या है 10 रुपये रखा है और वो दिया है ठीक है, और वो बाज़ार में आया, ठीक है, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या है आपको ये बॉन्ड जो है 10 रुपये का वो 12 रुपये का, ठीक है, या इससे भी थोड़ा महंगा बिक सकता है, ठीक है, या फिर क्या है आपको इस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है प्रतिभूतियाँ, ठीक है, एकदम ये, ठीक है, गोल्ड है ये एक पेपर है यार, एकदम बॉन्ड, ठीक है, पेपर है और उस एकदम बॉन्ड की तरह है। और उससे क्या है कि 2 तरीके का, एक होता है फेस वैल्यू पे उसका थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, जैसे क्या देखो इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। देखो एक क्या है आपको इस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है, 10 रुपये वाला बिकेगा आपका 15 का, ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे उसके। दूसरा क्या है कि ये है 10 रुपये का, लेकिन भाई साहब छूट पे जारी किया गया, ठीक है, कि क्या है इसकी अभी आप 8 रुपये दो इसके, बस कितने दो 8 रुपये, लेकिन जब आप इसे वापस करोगे तो आपको मिलेंगे 10 रुपये, ठीक है। तो फेस वैल्यू जो इसकी है कितनी है 10 रुपये, लेकिन उसके डिस्काउंट जो है उसके डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं 8 रुपये में, समझ गए। तो उसमें भी रख सकते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रख सकते हो आप इसको, ठीक है, गवर्नमेंट प्रभुतियों में भी, ठीक है। और रखना कहाँ है अपने पास रखना है। बैंक क्या करेगी भाई साहब अपने पास रखेगी, क्या करेगी बैंक अपने पास रखेगी इसको, ठीक है।
देखो इन सबका काम क्या है भाई, बिल्कुल कि देखो जितना बढ़ा देगी उतना बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, उतना लोन कम दे पाएगी, मार्केट में उतना कम पैसा पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे आपको बता दे रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए लोन होता है जो आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को। अब देखो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ये हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, आरबीआई, ये है आरबीआई। अब इनको चाहिए भाई साहब थोड़ा पैसा, ठीक है, शॉर्ट टाइम 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 14 दिन के लिए ऐसे चाहिए इनको पैसा, ठीक है। अब इनको पैसा चाहिए तो क्या करेंगी, ये जाएंगी आरबीआई के पास, ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं जाएंगी आरबीआई के पास। किसके पास जाएंगी, आरबीआई के पास, बोलेंगे हमको दो पैसा, ठीक है। जो वो ब्याज की जो दर होगी, ठीक है, जो आरबीआई वसूलेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है। अब देखो इनका इफेक्ट क्या होता है, देखो इनका सबका काम क्या है कि मार्केट में पैसा कम करो या बढ़ाओ। अब रेपो रेट का क्या है, देखो सोचो, आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को दिया है बढ़ा, ठीक है, इसको बढ़ा दिया है रेपो रेट को, रेपो रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल बैंक जाएगी यहाँ पे पैसा लेने, ठीक है, जाएगी, लेकिन अगर इसने रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, अब तुमको लोन लेने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, ठीक है, देना पड़ेगा। बोलो अगर ये रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने तो हमको मतलब कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ब्याज पे, ठीक है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंक भी अगर हमको लोन देगी तो हमसे भी तो ज़्यादा ब्याज लेगी। अब जब ज़्यादा ब्याज लेगी तो फिर हम कम मतलब ब्याज नहीं लेंगे भाई साहब, लोन नहीं लेंगे। सोचो अगर हमको महंगा लोन मिलेगा तो हम कम लेंगे, और अगर हम कम लेंगे तो मार्केट में क्या है भाई साहब, मार्केट में पैसा जाएगा कम, क्योंकि हम लोन लेके खर्च तो ही करते, ऐसा तो है नहीं हम कि लोन लेके अपने घर पे रखते हैं, इतना पागल कोई नहीं होता है, ठीक है। क्यों, ब्याज देने के लिए भाई उसको मार्केट में डालना होगा और उसे खर्च करना होगा जिससे कि उससे इनकम आए, ठीक है, समझ रहे। तो जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है इनका काम क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, पैसा भेजना और रोकना। देखो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि मानो कि मार्केट में क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो रेपो रेट क्या होगा, ठीक है, रेपो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम आपको करना भी सिखा देंगे कैसे करना है इनको, लेकिन पहले समझो। अब देखो रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल अपोजिट है इसका, ठीक है। इसमें क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों से बोलेगा कि भाई साहब ये पैसा जो है आपके पास ये हमको दे दो और हम तुम्हें देंगे ब्याज। अब सोचो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट की दर जो है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की जो है दर बढ़ा दी है, ठीक है, मान लो कर दिया 10%, ठीक है, कितना करे 10%। अब कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, अब ये हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग, ठीक है, हम लोग पे ये ब्याज ले रही थी 60% का, ठीक है, अब 7% का ब्याज हमसे ले रही थी, अब यहाँ पे इसे मिल रहा था 10% का, ठीक है। तो इतनी बैंक कोई भी पागल नहीं है जो तुमको पैसा देगी यार, हमको क्यों देगी। अगर सोचो 7% दे रहे हैं हमसे और ये दे रहे हैं 10%, ठीक है, और कॉमर्स, ठीक है, और आरबीआई तो भाई पक्का है कि पैसे वापस कर ही देगी, ठीक है। तो फिर ये 10% पे जाकर और यहाँ पे 3% ज़्यादा भी मिल रहा है, तो भाई पैसा वहाँ जाएगा, ठीक है, हमको तो देंगे ही नहीं कि भाई हम डिफ़ॉल्ट भी तो कर सकते हैं, हम पैसा वापस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शायद ना करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगी, भाई साहब आरबीआई को देंगी पैसा, हमको देंगी नहीं। अब आरबीआई के अपने पास रख लेगा, वो तो भाई मार्केट में खर्च थोड़ी करेगा, लेकिन हम लोग क्या करते भाई, खर्च करते मार्केट में। तो अब रिवर्स रेपो रेट की दर भी बढ़ा दी है, तो इससे भी क्या होगा, मार्केट में क्या है भाई साहब पैसा कम आएगा, क्यों, हमको लोन नहीं मिल पा रहा यार, ठीक है। अब देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये एकदम सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए होगे यार। देखो इससे सरल समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत सरल तरीके से हमने आपको समझाया, ठीक है। इन सब का एक ही काम है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, और कैसे करें हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनको खरीद और फरोख्त होती है। देखो इसे भी यहीं पे समझो आप, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसे समझो। देखो इसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में कि अब ये आरबीआई है भाई साहब, ठीक है, ये आरबीआई, इसको क्या करना था कि पैसे को कम करना था, बाजार में पैसे को कम करना था। ये क्या करेगी भाई साहब, ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ठीक है, ये हैं गवर्नमेंट की प्रतिभूतियाँ, ठीक है, बॉन्ड पेपर, ये जारी कर देगा, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये लो, ठीक है। इसका प्राइस कितना है एक्चुअल में 100 रुपये, लेकिन हम तुम्हें दे रहे हैं 80 रुपये में, ये ठीक है,
कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक, इनसे बोलेगा कि ये लो 80 रुपये में हमसे ये बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, 80 रुपये में इन बॉन्ड को खरीद लेंगी और उनके पास पैसा बचेगा नहीं लोन देने के लिए, ठीक है। तो अब जब उनके पास पैसा नहीं बचेगा लोन देने के लिए, तो अब ये पैसा कहाँ पहुँच जाएगा, आरबीआई के पास, क्योंकि उसने क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची है उसने, ठीक है, प्रतिभूतियाँ, तो उसको मिल गया पैसा, आरबीआई के पास पहुंच गया। तो कॉमर्शियल बैंक जो है हमको लोन नहीं दे पाएंगे और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। लेकिन मानो उसको क्या करना है भाई साहब, बढ़ाना है, उसको क्या करना है कि पैसे को, अब क्या है, मंदी चल रही है भाई साहब, मांग बिल्कुल लोग खरीद पा नहीं रहे हैं क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, उसको है पैसे बढ़ाने हैं मार्केट में। क्या करना है आरबीआई को, आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा आए, ठीक है, मार्केट में पैसा आए। तो वो क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसने बेची थी, ठीक है, जो भी उसने प्रभूतियाँ कॉमर्शियल बैंक्स को या लोगों को जो भी दी थी, क्या करेंगे, खरीद लेगी वापस, कि ये लो भाई पैसा लो अपना और ये मुझे वापस कर दो, ठीक है, ये वापस ले लेगी और ये, ठीक है, पैसा बैंक को दे देगी और अपनी प्रतिभूतियाँ हैं वो वापस लेगी। अब पैसा किसके पास आया, कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक की एक बहुत बुरी आदत है, एकदम पैसा आते ही भाई तुरंत क्या करती हैं, वो लोन दे देती हैं। क्या करती हैं, लोन देती हैं, क्योंकि वो अपने पास नहीं रखेंगी भाई, रखेंगी तो फिर तुमको, अब पैसा किसका है, हमारा और तुम्हारा भाई। हम लोगों ने स्टार्टिंग में 5-5 रुपये जमा किए थे, अब उसका ब्याज भी तो उनको देना है हमको भाई, हम भी तो उनसे ब्याज लेंगे। और अगर अपने ही पास रख लेंगी वो, फिर वो ब्याज कहाँ से देंगी हम लोग को, ठीक है, और फिर अपने सैलरीज कहाँ से आएगी, ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो वो लोन देती हैं और लोन से क्या होता है कि पैसा आता है हमारे तुम्हारे पास और हम करते हैं खूब खर्चा तक आके, ठीक है, दोनों हाथों से करते हैं खर्च हम लोग। चलो ये हो गया। अब आपको, अब देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे, ये भी समझ लो। देखो एक मिनट, अब देखो, अब मार्केट में हो गई है बहुत ज़्यादा महंगाई गुरु, ठीक, क्या हो गई है, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों के पास है। अब देखो महंगाई का सीधा मतलब क्या है, लोगों के पास है धर भर के पैसा, क्या है, पैसा। और महंगाई को है करना कंट्रोल, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी भाई साहब, चाहे तो सीआर को भी बढ़ाएगी, क्या करेगी, बढ़ाएगी या कम करेगी, बोलो भाई। पैसे को क्या है, मार्केट से खींचना है, उसे वापस अपने पास बुलाना है, तो बुलाने के लिए भाई साहब सीआर बढ़ा देगी। तो कॉमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा पैसा देगी किसको, आरबीआई को, और पैसा कहाँ पहुँचेगा, आरबीआई के पास। देखो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई क्या करेगा, पैसे को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, सारा पैसा खींच के अपने पास रख लेगा, ठीक है, कोशिश करेगा सारा पैसा मेरे पास आ जाए, ठीक है। और जब भी मंदी आएगी, महंगाई, ठीक है, कम हो जाएगी, मतलब मंदी, डिमांड कम है, तब क्या है कि पैसा लोगों के पास जाए, तो वो क्या करेगी, पैसे को लोगों के पास भेजने की कोशिश करेगी। उसके लिए हमने आपको बता दिया कि सीआरआर एसएलआर का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। देखो तो महंगाई बढ़ी है, अगर महंगाई, ठीक है, अगर महंगाई है तो सीआरआर को बढ़ा देगी, मतलब कि पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। एसएलआर को बढ़ा देगी। रेपो रेट को क्या करेगी, ठीक है, रेपो रेट को क्या करेगी, बोलो। देखो रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए लोन है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देता है, ठीक है, क्या है, कॉमर्शियल बैंक को देता है, समझ रहे। तो रेपो रेट को भी बढ़ाएगी भाई, उसे पैसा अपने पास बुलाना है, ठीक है। अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो कॉमर्शियल बैंक पहुंच जाएंगी, भाई कि लाओ पैसा दो, और पैसा मांगी, उनकी बुरी आदत है आपको पता है, वो तुरंत लोन दे देंगी, तो पैसा फिर से मार्केट में आ जाएगा और ज़्यादा, तो इसलिए रेपो रेट भी बढ़ाएंगी। रिवर्स रेपो रेट क्या है भाई साहब, ठीक है, ये इसका रिवर्स रेपो रेट क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में कि कॉमर्शियल बैंक जो हैं, ठीक है, वो अपना पैसा कहाँ पे ले जाती हैं, आरबीआई के पास, ठीक है, ले जाती हैं किसके पास, आरबीआई के पास, और देती हैं कि लो ये भाई पैसा रखो और मुझे दो इसका मतलब इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ज़्यादातर बैंक के क्या है भाई, लो पैसा अपना, अब जब भाई बताया हमने, हम लोग को 7%, हम लोग उसको 7% का ब्याज दे रहे हैं, आरबीआई देगा 10% का रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है, 10%। तो लोग पैसा क्या करेंगे, आरबीआई को देंगे, ये लो, और फिर भाई हम तो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, पैसे वापस भी नहीं कर सकते, लेकिन आरबीआई तो करेगा, ठीक है, तो वो भी बढ़ा देगा, ठीक है। और बैंक रेट क्या होता है, ये रह गया, ये भी पढ़ लो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो एक बार नहीं 2 बार समझ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। बैंक रेट क्या होता है, देखो लॉन्ग टाइम के लिए जो आरबीआई, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आरबीआई जो है, ठीक है, वो लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है,
ठीक है। आरबीआई क्या है, लॉन्ग, देखो शॉर्ट टाइम के लिए देती है, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है, ये दोनों शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक रेट क्या है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। अब ये अगर बैंक रेट अगर बढ़ा दिया उसने, ठीक है, तो क्या होगा कि पैसा लोगों के पास कम पहुंचेगा, क्योंकि आरबीआई से पैसा लेके गए हैं 10% पे, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक वाले, ठीक है, और वो तुमको देंगे यहाँ पे भाई साहब 12% पे, ठीक है। और पहले मिल रहा था हम लोग को 7 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक रेट पहले था से केवल 6%, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर बैंक रेट 10 हो गया तो फिर ये भी 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा फिर वो हम कम लेंगे लोन, भाई कौन लेगा इतना महंगा लोन, ठीक है, तो मार्केट में पैसा आएगा कम, समझ गए। तो ये वाला आप लोग समझ गए होंगे भाई साहब। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट। देखो बजट क्या है भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो बजट क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझो कि अब आप, तुम्हारे पास यार पैसा है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा बटुआ है भाई साहब। अब उसमें ये तो है, तो ये जादू तो है नहीं भाई, जादू का कोई पिटारा तो है नहीं कि इसमें पैसा आता ही रहेगा, कहीं से भी आया जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आ जा रहा है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए बहुत सारा काम, बहुत सारी तिड़कम, बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं भाई, तब आता है पैसा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो यार हम कुछ यार अपने प्लान्स भी तो बनाते हैं कि भाई साहब इतना पैसा इधर से आया, इतना इधर से आया, इतना हमको वापस करना है, ये करना है भाई, उधार लिया, ये किया, ठीक है। वही वो सब अगर अगर कोई देश कर रहा है ना, कंट्री कर रही है, तो वही बजट है एक तरीका का, समझ रहे, वही है बजट। देखो बजट के क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है राजस्व बजट, एक मिनट यार, एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट, ठीक है। अब देखो बजट में क्या देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इसे हम बजट में रखते हैं और दोनों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहले बजट के समझो, ठीक है। बजट के होते हैं दो कंपोनेंट, पहला है राजस्व बजट, दूसरा है पूंजीगत बजट। देखो राजस्व बजट क्या है, देखो इसमें दो है, एक मिनट, इसमें होती है राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, ठीक है। देखो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसमें दो प्रकार, इसमें दो होते हैं, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ, एक सॉरी यार, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, ठीक है। अब देखो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं, ये पढ़ते हैं पहले। देखो ठीक है, बजट के दो पार्ट हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा, इसमें से कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ठीक है, और कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। और बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, देखो ये वो वाली प्राप्तियां हैं जो देखो वैल्यू ऑफ एसेट को कम नहीं करती है, ठीक है। अब देखो मान लो ये सरकार है भाई साहब, अब सरकार के पास एसेट है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी संपत्ति है हमारी, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, ये ना हमारी संपत्ति को कम करेंगी, ठीक है, ये हमारी संपत्ति को कम नहीं करेंगी, ठीक है, और ना ही हमारे ऊपर देयता को बनाएंगी। देखो अगर कोई चीज़ हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है, देखो एक मिनट रुको भाई साहब, सरल तरीके से समझाते हैं आपको इसे। देखो प्राप्तियाँ, देखो प्राप्तियाँ क्या है, देखो अगर कोई चीज़ हमको मिल रही है, कोई भी कुछ दे रहा है, तो यार उसके बदले कुछ उसको हमको देना पड़ेगा, या फिर हमें उसके भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो क्या है भाई साहब, उसकी हम पे एक देयता बन जाएगी, मतलब कि उसे हमें कुछ ना कुछ कभी फ्यूचर में देना पड़ेगा, नहीं तो उसे वापस जो दिया वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं देयता, ठीक है, ये हमारी देयता बनेगी, उस पर लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। और या फिर हमें उसे भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी कोई हमको कुछ दे रहा है, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है भाई साहब कि सरकार को इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना तो उसकी देयता बनती है, ठीक है, कि भाई साहब हमने आपसे ले लिया ये पैसा, हम आपको इसके बदले में कुछ देंगे, नहीं देंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, इसे हम आपको वापस करेंगे, नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, ना हम वापस करेंगे ना इसके बदले में कुछ करेंगे, ठीक है, करना है ना करना ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। उसी तरह की राजस्व व्यय है, ठीक है। अब देखो राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, एक होते हैं राजस्व जो कर, ठीक है। अब देखो भाई सरकार हमसे टैक्स ले रही है, तो देखो नैतिक, ठीक है, उसके नैतिक
जो दायित्व है वो क्या है कि वो काम करेगी, ठीक है। लेकिन भाई नहीं करती है तो क्या हम उसको कुछ कर लेते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं वो कुछ करे, ठीक है, या आपको वापस करे या उसके बदले में कुछ दे, ठीक है। आपसे हमसे उसने टैक्स ले लिया 10 रुपये का, तो ज़रूरी नहीं वो हमको इसके बदले में कुछ दे, ठीक है। नहीं दे रही तो नहीं, उसका मन, ठीक है। लेकिन समझ रहे हो, वरना अगर इनकम टैक्स, भाई साहब बड़े बड़े लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अब उसके बदले वो कुछ मांग लेते, ठीक है। लेकिन नहीं, ठीक है, सरकार उसका अलग से काम करेगी, ठीक है। अब देखो सरकार बड़े लोगों से इनकम टैक्स ले रही है, ठीक है, तो उसी इनकम टैक्स का यूज़ कर रही है दूसरी जगह, लेकिन जरूरी थोड़ा है उनको भी उसका प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है कोटा, ठीक है, कोटा बोलते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। पीडीएस सिस्टम नहीं जो होता है उसे बोलते हैं यार, वितरण केंद्र जो होते हैं, राशन, ठीक है, समझ रहे हो वो, ठीक है। अब इनकम टैक्स वाले तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सरकार के ऊपर कोई भी देयता नहीं बनती है और ना उसकी संपत्ति में कमी आती है। अब ये नहीं है कि भाई साहब ये टैक्स है, ठीक है, हमको दिया, हमने दिया टैक्स, उसके बदले हमने सरकार का ये भाई साहब रोड ये बोला ये हमारा इतना वाला, ये हमारे घर के सामने का रोड हमारा, इससे हम निकलने नहीं देंगे किसी को, और इससे लेंगे हम, ठीक है, चुंगी लेंगे भाई साहब जो भी यहाँ से निकलेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे ना कोई देयता बनती है और ना ही संपत्ति में कमी होती है, ठीक है। और राजस्व व्यय क्या होते हैं, सेम चीज़। देखो इसमें क्या है, ना ही देयता सरकार की अगर किसी पे किया है तो सरकार भी, अगर देखो सरकार ने हमको पेंशन दी है, ठीक है, तो सरकार हमसे ये नहीं बोल सकती कि पेंशन के बदले आओ और काम करो आके तुम यहाँ पे, ठीक है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें क्या है, सरकार को भी, जब सरकार भी व्यय करती है, ठीक है, राजस्व व्यय क्या होते हैं, इसमें सरकार को भी कोई भी देयता नहीं मिलती है और ना ही सरकार का कोई भी मतलब संपत्ति में बढ़ावा होता है। कि ये नहीं है कि सरकार ने हमको पेंशन दी और सरकार कल बोलेगी कि ये तुम्हारा घर जो है, हम तुम्हें पेंशन दे रहे थे लगातार 30 सालों से, ये घर तुम्हारा अब हमारा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बस देखो ये समझना है कि कौन सी प्राप्तियाँ, कौन से व्यय राजस्व व्यय है, कौन से पूंजीगत और पूंजीगत प्राप्तियाँ और व्यय हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई साहब देयता बनेगी, इधर देयता जो है नहीं बनेगी और ना ही संपत्ति में कमी आएगी, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो टैक्स हो गया, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं आपको बता चुके हैं, ठीक है। और डिविडेंड यानी कि लाभ। देखो अब एक सरकार है, ठीक है, सरकार ने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे इन्वेस्ट किया कंपनी में, उसको हुआ यहाँ पे लाभ, ठीक है, लाभ में हुए हैं 10 रुपये, ठीक है। देखो लाभ इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, और लाभ में उसको मिले 10 रुपये। देखो तो 10 रुपये से इसकी भाई साहब जो यहाँ पे बॉन्ड थे वो कम हुए क्या, नहीं हुए, ठीक है। इसकी अब देखो, अब क्या देता बनी क्या, ये कंपनी जो है कल को सरकार से कही हमने तुम्हें 10 रुपये दिए थे, उसके बदले हमको भाई ये चीज़ चाहिए, ठीक है, नहीं मांग सकती, ठीक है। लेकिन इसी में एक चीज़ और समझो कि बिल्कुल यही कंपनी जो है, ठीक है, यही वाली कंपनी जो है, जब सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जब इसमें इन्वेस्ट किया है तो सरकार का भाई इस कंपनी में हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इसकी संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी सरकार की, ठीक है। जब इन्वेस्ट किया तो संपत्ति बढ़ी, ठीक है, संपत्ति बढ़ी सरकार की, तो ये किस में आएगा, तब ये आएगा पूंजीगत व्यय में, ठीक है, ये आएगा पूंजीगत व्यय में, ठीक है। इन्वेस्ट करना पूंजीगत व्यय में आ गया, लेकिन उससे जो लाभ हुआ है वो किस में आएगा, वो आएगा गैर कर राजस्व यानी कि राजस्व प्राप्तियों में। समझ गए बात को, बिल्कुल सरल तरीके से। देखो ये जरूरी टॉपिक है, यहाँ से यार हर साल 2-4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं इधर उधर, ठीक है, लेकिन इसे एक बार समझ लिया तो समझ लिया। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, अब हमने दिया आपको भाई साहब, ये सरकार बैठी, इसने दिया था हमको लोन, ठीक है, ये लोन दिया है, ठीक है। अब देखो लोन दिया है तो इसका एक कंपनी को दिया है, मान लो कंपनी को दिया है लोन, अगर कंपनी नहीं चुकाई तो भाई कंपनी में उसका हिस्सा बना है, ठीक है, ये लो ये वाले 4 माले हमारे हो गए, ठीक है, सरकार बोलेगी, ठीक है। अगर कब, जब लोन दिया है, ठीक है, लोन किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में, ठीक है। लेकिन उससे जो हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, अब इंटरेस्ट में उसने हमको पे किया है कंपनी ने 10 रुपये, तो क्या 10 रुपये इंटरेस्ट पे करके बिल्कुल सेम चीज़ें से लाभ हो रहा था, भाई इंटरेस्ट है, ठीक है, लाभ भी तो एक इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसा लाभ, अरे सॉरी यार, इंटरेस्ट भी तो एक लाभ है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है कि भाई अगर इसने हमें इंटरेस्ट दिया है तो ये नहीं बोलेगी कि ये लो तुम अब हमको कुछ कल देना आके, ठीक है, कल हमको सैंडविच खिलाओ आके, तुम नहीं बोल सकती। और ना ही ये सरकार भी
देखो सरकार ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, लोन दिया था 10 लाख रुपए का, तो भाई 10 लाख रुपए तुम्हारे अभी तुम पे बने हुए हैं, तुमने सिर्फ इंटरेस्ट वापस दिया है, समझ रहे हो, ठीक है। ये 4 माले तो हमारे अब भी हैं, समझ रहे हो, ये 4 माले हमारे अब भी हैं, हमारी जो संपत्ति है वो कम नहीं हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट से उसकी संपत्ति तो कम हो नहीं रही है। अगर वो लोन को दोबारा वापस रीपे करते तो क्या है, ये 4 माले अब उसे नहीं मिलते, तो तब ये क्या होता, ठीक है, तब ये होता योजनागत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत योजनागत प्राप्ति। देखो ये योजनागत वाला शब्द अच्छा नहीं है, बस यही रखो यहाँ पे, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति। तब ये क्या होता, पूंजीगत प्राप्ति होता, समझ रहे हो, समझ गए होगे आप लोग यार इसे। अब बहुत ही सरल शब्दों में समझाया हमने आपको। चलो अब ग्रांट और अनुदान। देखो अनुदान क्या होता है भाई साहब, अब ये सरकार है, सरकार ने क्या किया है, देखो ये, ठीक है, अनुदान मिला है सरकार को। अनुदान का मतलब ये होता है कि हमने भाई साहब, ये है कंपनी, इसने सरकार को दे दिए 20 रुपये, ये लो भाई हम कर रहे हैं अनुदान, ठीक है, दान कर रहे हैं। तो दान का मतलब यही होता है कि ये नहीं होता कि भाई हमने तुमको दान के पैसे दिए, अब तुम हमको मतलब ठेका दो इस चीज़ का, ठीक है, ठीक है, मेरे लिए भी काम करो। देखो वो तो होता रहता है, ठीक है, ठीक है, टेबल के नीचे वाला ही काम। लेकिन मेन टॉपिक क्या है इसमें कि अनुदान देने के बाद ज़रूरी नहीं कि हम तुम्हें कुछ दें, ठीक है, ठीक है, हमें अनुदान जो मिले हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं हम तुमको पे करें, ठीक है। और अनुदान से हमारी संपत्ति और देयता नहीं बनती है, ठीक है। फीस सेम चीज़ है कि भाई हमने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, अब 100 रुपये सरकार के पास पहुंच गए, अब हम ये तो नहीं बोल सकते भाई कि हमने 100 रुपये दिए हैं अब हमें जॉब दो, ठीक है, हमें जॉब दो, ठीक है। अब देयता तो क्रिएट हो नहीं रही है, ठीक है, और ना ही उसकी कोई संपत्ति कम हो रही है ना ही बन रही है। सोचो 100 रुपये की ऐसी कोई संपत्ति बन रही है सरकार की, ठीक है, बोलो, ठीक है। अब जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है, इसमें फीस भी आता है, ठीक है। फीस से ना संपत्ति में कोई कमी आएगी और ना ही संपत्ति बन रही है, ठीक है, और ना ही देयता बन रही है, ठीक है। अब लाइसेंस पे बिल्कुल सेम चीज़ है, लाइसेंस पे भाई, ठीक है, अब हम लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए पे करते हैं, और वो हम लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, जो डाक टिकट होती हैं वो होती हैं, ठीक है, वो सब इसी में आती हैं, ठीक है। अब आता है, एक मिनट, अब हम पढ़ते हैं राजस्व व्यय। अब पढ़ते हैं राजस्व व्यय, ठीक है। ये प्राप्तियाँ थी, ठीक है, ये प्राप्तियाँ थी, सरकार को ना देयता बन रही थी और ना ही संपत्ति में कमी हो रही थी। ये तो नहीं कि भाई ये हमने 100 रुपये फीस दिए हैं, अब ऐसा करो सरकार साहब कि हमको एक 4 मंजिला मकान बना के दो, ठीक है, ये तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, ना ही देयता और ना ही संपत्ति। या फिर हम सरकार से बोल रहे कि भाई सरकार ये जो तुम्हारा जो बिल्डिंग है सरकार वाली, सरकारी बिल्डिंग, ये मेरे नाम कर दो, ठीक है, ये मेरी हो गई। अगर ऐसा होता तो फिर संपत्ति में कमी आती, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, तो संपत्ति में ना कमी आ रही है और ना ही देयता उस पर क्रिएट हो रही है, ठीक है, ठीक है। देयता का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि अभी समझाया यार हमने आपको, ठीक है। फ्यूचर में हम आपको कुछ, मेरी आपके ऊपर कोई भी देयता नहीं बन रही, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है, कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। अब पढ़ते हैं राजस्व व्यय। देखो राजस्व व्यय क्या होता है, इसमें क्या है कि बिल्कुल सेम चीज़ है कि सरकार खर्च करती है, ठीक है, इस खर्चे से सरकार की क्या है, संपत्ति नहीं बन रही होती है, वहाँ पे संपत्ति में कमी नहीं हो रही थी। भाई कुछ अगर हमको मिल रहा है सरकार को तो कुछ देना भी तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे सरकार पैसे खर्च करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकार की संपत्ति में बढ़ावा नहीं होगा, ठीक है, सरकार की संपत्ति नहीं बढ़ेगी और ना ही देयता, ठीक है, बनेगी सरकार की। कि ऐसा भी नहीं है कि सरकार कल को किसी पे बोलेगी कि हमने भाई तुमको, ठीक है, स्कॉलरशिप दी है तो उसके बदले में तुम आके मेरे यहाँ काम करो, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकती है सरकार, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो जो कन्फ्यूजिंग है वो हम एक्सप्लेन करने की, वरना यहीं पे समझ लो। देखो ब्याज देती है, अब देखो बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे ब्याज मिला था, ठीक है, यहाँ पे ब्याज मिला था हमको, यहाँ पे ब्याज दिया है हमने। अब सरकार ने क्या है कि ब्याज को है वापस दे दिया है, ठीक है, ब्याज को दिया है, ठीक है, यहाँ पे लोन को नहीं वापस दिया है। किसको नहीं दिया है, लोन को नहीं दिया है। अब सरकार ने लोन लिया था इस कंपनी से, कितने का, 10 रुपये का, ठीक है, तो 10 रुपये का लोन दिया था, तो अगर सरकार इसे वापस नहीं कर पाई, देखो सरकार की देयता, ठीक है, लोन लिया था तो सरकार की देयता बनी थी किस पे, इस कंपनी के लिए, कि सरकार को भाई साहब देना ही पड़ेगा 10 रुपये इस कंपनी को, ठीक है,
देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार जब इसका ब्याज दे रही है, ठीक है, ठीक है, ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, सरकार ने दे दिया ब्याज इस कंपनी का 1 रुपया, तो अब उसके 10 रुपये तो अभी भी बने हुए हैं ना, देता तो अभी भी बनी हुई है उसकी, ठीक है, देता तो उसकी अभी भी बनी हुई है 10 रुपये, समझ रहे हो। तो ब्याज जो है अगर दे रही है तो वो किस में आएगा, राजस्व व्यय में आएगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह स्कॉलरशिप है, सब्सिडी, सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है, सरकार सब्सिडी और छूट दे रही है, ठीक है, किसी चीज़ पे, उसी को बोलते हैं, जैसे खाद पे सब्सिडी होती है तो वो होती है सब्सिडी। उससे क्या है कि हम भाई सब्सिडी दे रहे हैं तो उससे क्या संपत्ति ना ही बनती है और ना ही देयता क्रिएट होती है। पेंशन सेम चीज़, ठीक है, और ग्रांट, ठीक है, वहाँ पे अनुदान होते हैं, ठीक है, ग्रांट यहाँ पे प्राप्त किए, यहाँ पे किसी को दे दिए। अब सरकार भी तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यूपी गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है, ग्रांट। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि बोले भाई कल का कि हमने तुमको अनुदान दिया था उसके बदले अब तो हमको अपना वो वाला फ्लैट जो है हमको दे दो, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रक्षा पे और खर्च और डाक का, ठीक है, डाक घाटा, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये राजस्व व्यय में आते हैं। अब पढ़ते हैं पूंजीगत बजट। देखो पूंजीगत बजट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लायबिलिटी बनती है, यानी कि देयता बनती है भाई साहब। इसमें क्या है, हमारी देयता बनती है। इसमें अगर हम खर्च करेंगे या पाएंगे तो भाई हमें याद, देखो खर्च करेंगे तो हमें कुछ उसके बदले में मिलेगा, समझ रहे हो। अगर खर्च किया तो उसके बदले में कुछ बने, या संपत्ति बढ़ेगी हमारी, देखो, या फिर देयता बनेगी, ठीक है, या हमारी संपत्ति बनेगी। देखो यहाँ पे अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं, पूंजीगत, ठीक है, व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ, अगर हम पूंजीगत व्यय कर रहे हैं तो या फिर हमारी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, कि फला बंदा भाई हमको इतने रुपए देगा, ठीक है, हमने उसको दिए थे इतने हमको देगा, ये देयता बन गई है, ठीक है, व्यय में, ठीक है, सरकार व्यय कर रही है तो उसके बदले में सरकार को भी कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। और या फिर उसका संपत्ति बढ़ेगी, ठीक है, संपत्ति में बढ़ावा होगा, ठीक है। और प्राप्तियों में क्या होगा, या भाई देखो अब यहाँ पे क्या है, कुछ पाया है तो भाई कुछ खोना तो पड़ेगा, अगर कुछ खोया है तो कुछ मिलेगा, बिल्कुल सेम चीज़ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर प्राप्तियाँ की हैं तो या फिर उसकी देयता बनेगी, ठीक है, कि हमको भाई इतना देना पड़ेगा, पहली चीज़ देयता बनेगी। या फिर हमारी संपत्ति में कमी होगी, ठीक है, या फिर संपत्ति में कमी, यहाँ पे जो पैसा आएगा तो या फिर हमारी देयता बनेगी, ठीक है, लोन ले लिया भाई हमें देना पड़ेगा, या फिर हमारी संपत्ति में कमी आएगी कि हमने संपत्ति बेच दी और पैसा ले लिया तो भाई संपत्ति तो कम हुई ना, समझ रहे हो। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, और बिल्कुल सेम चीज़ इधर भी कि पूंजीगत व्यय, अगर हम व्यय कर रहे हैं तो भाई देखो अगर हम पैसा दे रहे हैं तो या फिर भाई कुछ हमको मिलेगा, ठीक है, या फिर देयता हमारी दूसरे पे बनेगी, ठीक है, या हमारी संपत्ति में बढ़ावा होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें भी क्या क्या है वो ख़त्म करते हैं। देखो पहला क्या है, उधार। भाई हमने उधार लिया है तो हमको देना पड़ेगा, ठीक है, इस कंपनी से हमने उधार लिया हमको देना पड़ेगा, ठीक है। लोन, ठीक है, लोन जो होता है किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, या कंपनी है सरकार की, ठीक है, रेलवे, उसमें क्या किया उन्होंने कि भाई शेयर बेच दिए अपने, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और पैसा आ गया कितना, 20,000 करोड़ रुपया आ गया सरकार के पास, ठीक है। लेकिन क्या संपत्ति में भाई कमी आ गई तुम्हारी, पहले क्या था रेलवे के मतलब सारे शेयर तुम्हारे थे, अब तुमने क्या किया 20% बेच दिए और 20 करोड़ पैसे ले लिए, तो संपत्ति में कमी आई, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, भाई साहब, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या है, उधार, ठीक है, उधार लिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, रिकवरी ऑफ लोन, भाई हमारा लोन जो था हमने वापस ले लिया, ठीक है। अभी क्या कंपनी को हमने लोन दिया था, ऊपर के 4 माले हमारे थे भाई साहब, ठीक है, अगर ना देती तो, ठीक है, तो कब्जा कर लेते हम तो सरकार हैं, ठीक है, कर लेते कब्जा, लेकिन हमने लोन ले लिया भाई वापस, ठीक है, क्या लोन ले लिया वापस, ठीक है। तो ये हमारी देयता जो भी इस कंपनी पे बनी हुई थी, ठीक है, ठीक है, लायबिलिटी जो इस कंपनी पे हमारी बनी हुई थी कि हमको देना, अब इस कंपनी को हमको नहीं देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि लोन हमने ले लिए वापस, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स, देखो स्मॉल सेविंग्स में क्या होता है, इसमें आती हैं वो सेविंग, जैसे डाक घर में जो लघु बचत योजनाएं जो होती हैं, ठीक है, सरकार चालू करती है। अब देखो इसमें क्या छोटे छोटे पैसे जो हैं जमा करते हैं लोग, ये जाता है किसके पास, सरकार के पास, ये होती हैं सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ, क्योंकि सरकार को इन्हें करना होगा वापस भाई साहब, और साथ में देना होगा इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट जो है वो आएगा किसमें, वो किसमें जाएगा, वो जाएगा राजस्व व्यय में। जो ये अब देखो यहाँ पे भाई साहब मान लो हम और आप हैं,
ठीक है। और हमने डाक खाने में खुलवाया एक खाता और बचत खाता, ठीक है। उसमें हमारी जो लघु बचत योजना जो थी उसमें हमने पैसे डाले 10 रुपये। अब वो सरकार के किस अकाउंट में चले गए? पूंजीगत प्राप्तियों में चले गए, ठीक है। अब उसके बदले भाई सरकार हमको भी देगी क्या? 1 रुपये का देगी ब्याज। तो ब्याज आएगा किस में से खत्म, मतलब किस में जोड़ा जाएगा बजट में? राजस्व व्यय में। लेकिन जो प्राप्तियां हैं जो, ठीक है, जो हमारे 10 रुपये जो हमने डाक के द्वारा जो पहुंचे थे सरकार के पास, वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देयता इसमें बन रही है, ठीक है। अब देखो पूंजीगत व्यय में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, भाई स्कूल बना दिया, ठीक है, कॉलेज बना दिया, ठीक है, ये सब किस में आएगा? कंस्ट्रक्शन वाला काम जितना भी है। देखो संपत्ति बढ़ रही है ना भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो संपत्ति बढ़ रही है, सरकार की IITs बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो इससे क्या है? सरकार की संपत्ति बढ़ रही है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, सरकार ने जो भी लोन लिया था, ठीक है, उसको वापस देगी अगर, ठीक है, तो किस में आएगा वो? पूंजीगत व्यय में आएगा, क्योंकि भाई सरकार ने जो लोन लिया था उसकी एक कंपनी से, ठीक है, अब उस कंपनी की देयता सरकार पे बनी हुई थी, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया? पैसे वापस कर दिए और देयता जो है ख़त्म हो गई, ठीक है, ठीक है। अब लोन लोन बांटना, भाई साहब सेम चीज़, लोन बांटोगे तो हमारी देयता क्रिएट होगी दूसरों पे, ठीक है। और योजनागत व्यय, रक्षा पर पूंजी व्यय, जैसे कि भाई हम बना रहे हैं आजकल क्या? ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मिसाइलें और बहुत सारा जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रक्षा में जो बनाया जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई साहब? ब्रह्मोस मिसाइल भाई साहब बेची किसको? फिलिपींस को, ठीक है, बेची है। तो उससे क्या हमको भाई इनकम हुई कि नहीं हुई? बोलो, उससे हमको इनकम हुई। तो जो रक्षा पे ये पूंजी व्यय जो है, ठीक है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए व्यय हो रहा है, इन सब के लिए व्यय हो रहा है, ठीक है, उससे हमको भविष्य में लाभ होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक तरीके से हमारी कंपनी है भाई साहब, ठीक है, जैसे कि कोई कंपनीज होती हैं बिल्कुल सेम तरह की कंपनी है, ठीक है। तो वो किस में आएगी? वो आएगी हमारी पूंजीगत व्यय में, ठीक है, रक्षा पर जो पूंजी व्यय है, ठीक है, समझ रहे हो? पूंजी व्यय आएगा इसमें, ठीक है, रक्षा पर। और रक्षा पर जो राजस्व व्यय है वो इसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि हम जो सैलरीज दे रहे हैं जो सैनिकों को, वो किस में आएंगी? वो राजस्व व्यय में आएंगी, ठीक है, ना कि पूंजीगत व्यय में, ठीक है। चलो भाई नया टॉपिक देखो, अब पढ़ते हैं राजस्व घाटा। अब भाई देखो, अब ये है सरकार। अब सरकार भाई, सरकार के पास है पैसे, उसे बहुत सारे काम करने हैं भाई बजट में, ठीक है, करने हैं बजट में। देखो हमने क्या देखा कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन सोचो उसे काम करने के लिए भाई पैसे चाहिए, लेकिन पैसे कम भी तो पड़ सकते हैं भाई, पैसे कम पड़ जाते हैं। जैसे अपन लोग काम करते हैं, कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो अपन भी क्या लेते हैं? लोन, ठीक है। वैसे ही सरकार भी लेगी लोन, क्या लेगी? लोन, ठीक है। तो भाई सरकार जो बजट बनाती है भाई, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें भाई साहब घाटा भी तो होगा कि भाई जितना पैसा आया है उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो उससे क्या होगा? घाटा होगा हमारा, ठीक है। जितना भी भाई आया है गया उससे ज़्यादा है, तो वो होगा क्या? घाटा। तो घाटा कितने प्रकार का होता है भाई राजा, ठीक है, अब वो पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। बजट में घाटा भी होता है प्रभु, और घाटा होता है कितने प्रकार का बंधु? देखो घाटा पहले पढ़ते हैं राजस्व घाटा, ठीक है। देखो राजस्व घाटा क्या है भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? राजस्व प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति पढ़ा था। उसी से जब हम राजस्व व्यय घटा देंगे तो क्या होगा? तो आएगा राजस्व घाटा। देखो अब यहाँ पे ये है राजस्व प्राप्तियाँ। मान लो राजस्व प्राप्तियाँ हुई हैं भाई साहब 20 रुपये, और हमने खर्च कर दिए हैं 25 रुपये, ठीक है, समझ रहे हो? राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? 20, और राजस्व व्यय हमारा हो गया 25। तो भाई 20 में से भाई साहब 25 जाएंगे, तो माइनस का जो 5 है, ठीक है, तो ये घाटा है, मतलब कि जो हमें 5 रुपये जो हैं, ठीक है, उधार लेने पड़ेंगे। तो ये क्या है भाई साहब? ये है घाटा। क्या है? राजस्व घाटा, ठीक है। हमने राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने राजस्व घाटा समझ लिया, ठीक है। अब पहुँचते हैं दूसरे वाले पे। गुरु देखो ध्यान रखो, थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक अब आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा था? राजस्व घाटा, ठीक है। अब पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा। देखो राजकोषीय घाटा में क्या होता है भाई साहब? इसमें क्या है कि हमने जो कुल व्यय किया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है भाई साहब कि यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों जो है हमारी, उनमें से राजस्व व्यय को घटाया था केवल, ठीक है, तो होता आया था क्या? हमारा राजस्व घाटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा कि जो भी हमने टोटल व्यय किया है भाई साहब, ठीक है, जो भी हमने टोटल व्यय किया है ये राजस्व
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय टोटल जो हमने किया है, ठीक है, उसमें से किसे घटाना है, उसमें से हमको भाई घटाना है क्या, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, उसमें से किसे घटाना है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, ठीक है, पूंजी प्राप्तियां। देखो प्राप्तियां हम लोगों ने दो प्रकार की हैं, देखो व्यय दो प्रकार के हैं, ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो टोटल जितना भी व्यय हमने किया है उसमें से किसे घटाना है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, ये हमारी ये वाली राजस्व प्राप्तियां को घटाना है पहले, ठीक है, उसकी बाद किसे प्लस, ठीक है, समझ रहे हो, राजस्व प्राप्तियां प्लस, ठीक है, उसी में से, ठीक है, कुल जो हमारा व्यय है उसमें से किसे माइनस करना है, राजस्व प्राप्तियां प्लस, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये जो ऐड है ये इसमें नहीं होगा भाई साहब, ये इसी में होगा, ठीक है, इसे माइनस के इस तरफ होगा, ठीक है, माइनस के इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, अब देखो यहाँ पे आओ, ये हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, लेकिन इसमें से जो हमने उधार लिया है उसको नहीं जोड़ना होता है, बस समझ रहे हो। तो जो हमारा कुल व्यय है उसमें से हमें माइनस करना है पूंजीगत प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा समझो, ठीक है, कि टोटल जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें से हमें घटाना किसे है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, जो भी हमने कुल व्यय किया है, ठीक है, जो भी कुल व्यय है हमारा, ठीक है, ठीक है, जो भी हमने कुल व्यय किया है उसमें से राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां घटानी है, ठीक है। अब देखो इसे समझो कि देखो यहाँ पे हमने कितना पाया था 20 रुपये, यहाँ पे खर्च कर दिया था मैंने कितना 25 रुपये, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया था माइनस का 5 का राजस्व घाटा हो गया था -5 मतलब 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो बिल्कुल ये यहाँ पे रखो, यही नंबर यहाँ पे भी रखो, ठीक है। अब ये प्राप्तियाँ हमको हुई हैं 5, ठीक है, और ये वाला व्यय हमने किया है 10। अब देखो कुल व्यय मानो कितना किया हम लोगों ने, ये समझो यहाँ पे, यार एक पेज है नहीं है, देखो कुल व्यय हमने कितना कर दिया है, अब देखो ये है हमारा 25 व्यय यहाँ पे, और कुल व्यय ये वाला है 10 यहाँ पे, ठीक है। तो कुल व्यय कितना किया है हम लोगों ने, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय कितना किया है, टोटल हमने 20 के और प्लस के 10 बराबर 30, ठीक है। हम लोगों ने कितना कर दिया है 30, टोटल कितना कर दिया है 30 व्यय कर दिया है, और प्राप्त हमको कितना हुआ है, देखो ये हुई है हमको 25 राजस्व 20 एक सॉरी यार 25 है यहाँ पे, ठीक है। देखो राजस्व कुल राजस्व व्यय कितना है 25 प्लस पूंजीगत व्यय कितना है 10 बराबर 35, ठीक है। तो ये यहाँ पे 35 है, तो थोड़ा यार दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये हम समझा दे रहे हैं आपको, वरना ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी इनसे कन्फ्यूज़न ना रहे कभी आज के बाद। 35 माइनस, ठीक है। अब देखो राजस्व, अब इसमें देखो ये टोटल व्यय है, कुल व्यय है। अब देखो प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है 20 माइनस के 20, ठीक है, प्लस के, ठीक है, इसी 35 में से 20 प्लस कितना और माइनस करना है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्तियाँ हमको कितनी है -5, ठीक है, अरे मतलब 5, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है 5, देखो इसे करना, लेकिन नहीं, ठीक है, राजस्व जब राजकोषीय घाटा निकालना होता है तो ये माइनस का 5 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कुल व्यय कितना है 35, ठीक है, और प्राप्तियाँ कितनी हैं, ये 20 प्राप्तियाँ यहाँ पे हैं और 5 ये यहाँ पे प्राप्त किया हम लोग पूंजीगत प्राप्तियाँ, लेकिन इसमें 5 में से वो वाली हटा दो जो हमने उधार ली है। अब मान लो 5 में से हम लोगों ने उधार लिया था भाई साहब 2 रुपया, ठीक है, तो इसमें से बचा कितना टोटल 3 रुपया, ठीक है, कितना बचा 3 रुपया, ठीक है भाई, 5 रुपया टोटल है, ठीक है, लेकिन टोटल नहीं ऐड किया जाता इसमें, ठीक है, टोटल नहीं घटाया जाता यहाँ से 35 में से टोटल घटाया नहीं जाएगा, घटाया जाएगा जो हमने ऋण लिया है, जो हमने ब्याज लिया है, मतलब लोन लिया है, पहले उसको हटाओ भाई साहब। लोन लिया था मान लो हमने 2, ठीक है, और 5 में से 2 हटा दिया तो बचा 3, तो 20 प्लस के 3, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है 35, ठीक है, और घटाना क्या है प्राप्तियाँ, ठीक है, कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब कि 25 प्लस के गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, समझ रहे हो, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, मतलब 2 तो ऋण वाली हैं भाई साहब, 2 तो हमने लोन लिया है 2 रुपये का,
ठीक है। तो बची कितनी 3, तो इसमें भाई साहब कितना ऐड करना है हमको, प्राप्तियों में 3, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 25, 26, 27, ठीक है। तो ये हो गया 27। अब भाई साहब एक चीज़ देखो, ठीक है, ये 3 जो आया है, अब देखो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कितना आया, मतलब राजकोषीय घाटा कितना आया है 3। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, ये बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है भाई साहब 3। अब देखो राजकोषीय घाटा कितना आया है हमारा 3। अब देखो 3 है क्या एक्चुअल में, 3 क्या है, 3 वही तो है जो हमने ऋण लिया था। 3 क्या है जो हमने यहाँ पे ऋण लिया था, देखो वही बचा कि नहीं बचा, देखो 3 क्या बचा है, हमने जो ऋण लिया था, क्योंकि भाई हमने सब कुछ तो ऐड कर दिया, 35 टोटल पे किया है, ठीक है, और टोटल, ठीक है, और 20 हमने यहाँ पे पा लिए, और 2 हमने टोटल 5 पाए हैं, लेकिन 3 तो हमने ऋण लिए हैं, ठीक है। तो ऋण हमने घटा दिया इसमें से, ठीक है। तो 3 बचा है जो राजकोषीय घाटा। तो एक्चुअल में राजकोषीय घाटा होता क्या है, राजकोषीय घाटा वह है जो हमने ऋण लिया है, ठीक है। समझो सिंपल सी बात, अब ये है, समझ गए। लेकिन कभी कभी ना बहुत डिटेल में पूछ लेता है, और ये ये देखो, हाँ, ये गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, ये वाला वर्ड दे देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में राजकोषीय घाटा क्या है, जो हमने ऋण लिया है दूसरों से, ठीक है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। टोटल जो खर्चा है हमारा ये, ठीक है, इसे पूरे खर्चे करने के लिए क्या किया है, 3 रुपये का भाई लिया था ऋण अपन लोगों ने, तो ये हमारा ऋण है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। अब आते हैं प्राइमरी घाटा, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी घाटा बोल रहा मैं, ठीक है। अब देखो प्राथमिक घाटा क्या है भाई साहब, देखो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये समझोगे नहीं, वो मैंने पहले वाला आपको राजकोषीय घाटा इसीलिए समझाया कि उसके बाद ही आप ये समझ सकते हो, समझ के बात को एक बार और देख लो, समझ लो भाई, ठीक है। देखो अब प्राथमिक घाटा क्या है, देखो जो हमने कुल राजकोषीय घाटा है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं राजकोषीय घाटा के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ फिजिकल, ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से हमको माइनस क्या करना है पता है, इसमें से हमको घटा देना है कि जो भी हमने जो पिछले साल में लोन लिया था ना, ठीक है, जो पिछले साल में जो लोन लिया था उसका जो हमने भाई साहब ब्याज दिया है ना, ठीक है, वो इसमें से नेगेटिव कर, मतलब घटा देना है, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा वह है जो हमारे राजकोषीय घाटा जो भी हुआ है, मतलब जो भी हमने इस साल जो हमने लोन लिया है टोटल, ठीक है, जो भी हमने उधार लिया है इस साल, वो क्या है, वो है हमारा राजकोषीय घाटा, ठीक है। और उसी लोन से हमने, ठीक है, उसी लोन का जो हमने प्रयोग पिछले साल के लोन के ब्याज, ठीक है, ब्याज के भुगतान के लिए किया है, वही है प्राथमिक घाटा। देखो समझो, अब देखो लोन और ब्याज दो चीज़ें हैं। देखो लोन क्या है कि लोन है जो हमने पैसा लिया है टोटल, लेकिन ब्याज क्या है, जो लोन पे जो ब्याज बना है ना, उसे बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो समझो कि प्राथमिक घाटा क्या है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो हमने इस साल लोन लिया है, ठीक है, वो है फिजिकल डेफिसिट। उसी में से जो पिछले साल का लोन था उसका ब्याज घटा देना है। मतलब प्राथमिक घाटा हमको दिखाता है कि कितना पैसा हम उधार ले रहे हैं जो इस साल, वो पिछले साल के ब्याज को चुकाने में ही चला जा रहा है, समझ गए बात को। तो फिजिकल डेफिसिट ये दिखाता है आपको, और फिजिकल डेफिसिट आप समझ गए हो गुरु, यार बंधु, मैंने बड़े सरल शब्दों में से समझा दिया है, ठीक है। इससे